और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीपीआई ने एफसीआरए को लेकर विरोध किया है। अमेरिकी दखल बिल्कुल स्वीकार नहीं, जॉन ब्रिटास के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। एफसीआरए कानून पर सरकार को घेरती हुई नजर आई है सीपीआई-एम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफसीआरए लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं, जॉन ब्रिटास के ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। सीपीआई ने एफसीआरए संशोधन बिल का विरोध किया है। अमेरिकी दखल बिल्कुल स्वीकार नहीं, जॉन ब्रिटास के खबर इन्होंने विरोध किया है। एफसीआरए कानून पर सरकार को घेरा है सीपीआई-एम ने। संसद की कार्रवाई में जिसमें बिल पेश किया गया था, अब उस बिल पर देश में अलग अलग विपक्षी पार्टियों का विरोध निकलकर सामने आ रहा है। उसी कड़ी में सीपीआई ने भी इस बिल का विरोध जो है वो किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया है। Want the US lawmakers to suggest something, and we don't appreciate any intervention from the US. This government wants intervention from US because Modi is the friend of Trump, and he always look at US and their perspective on everything this nation should otherwise decide on its own. However, we have been bent against the FCRA because this is pitched against the minorities, civil organizations, NGOs, and many voluntary associations which are doing great service to poor and marginalized section. Many a time we have opposed the move of this government, and last session they tried to bring this legislation. When they couldn't do it, they amended the rules, and they are making it draconian and impossible for these organizations to function. At the same time, RSS affiliated organizations are given FCRA licenses, and there is no transparency with regard to the number of organizations that license suspended or terminated or new license given. So we are against this piece of legislation, and we don't look at what others say about it, because internally, domestically, our government has to take a decision, our parliament has to take a decision. Thank you, sir. और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश जगवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या लग रहा है आपको सरकार ने ये जो बिल पेश किया है उसको लेकर क्या मंशा नजर आ रही है सरकार की? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार विरोध कर रहा है, इस पर अलग अलग दलीलें दे रहा है, कह रहा है कि हो सकता है कि एक जो खास वर्ग है जो विपक्ष में आता है या जो सरकार को लेकर उनका विरोध करता है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। देखिए, आज ये सबको पता है कि क्रिश्चियन चैरिटी ने एक सदी से ज्यादा वक्त से हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, और एफसीआरए कानून में अमेंडमेंट क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट को अनस्टेबल करने की साफ तौर पर धमकी देता है। और फिर मौजूदा सरकार ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप को डेवलपमेंट पार्टनर बनाने के बजाय फॉरेन मैनिपुलेशन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। और इन आवाजों को दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेशनल चैरिटी पर ही, उनकी डिपेंडेंस पर, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया है। और सरकार की इन नीतियों से सिविल सोसाइटी का जो दायरा है वो वैसे ही सिमट रहा है। और अब तो इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इन कदमों की जो आलोचना है वो ये कहकर की जा रही है कि ये जो नीतियां हैं वो एक तरफा और टारगेटेड है। डेमोक्रेसी में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं, लेकिन इस तरह के रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट कंडीशन उन संस्थाओं का मनोबल तोड़ती है जो लगातार समाज सेवा में लगी है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना किसी भी सरकार का अधिकार हो सकता है, लेकिन जांच और नियम की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि वो चैरिटेबल काम के लिए बाधा बन जाए। और इससे देश के डेमोक्रेटिक और सेक्युलर ताने बाने पर सवाल खड़े होते हैं, और इससे सरकार को एनजीओ की प्रॉपर्टी पर राइट्स मिल सकते हैं। और इनमें वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशनल
हॉस्पिटल, स्कूल, चैरिटेबल संगठन शामिल हैं जो कि विदेशी चंदे पर निर्भर है। दुनिया भर के ईसाई संगठनों का ये कहना है ये जो कानून है वो खास तौर पर ईसाई संस्थाओं की भारत में स्वतंत्र रूप से काम करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित कर सकता है, और रिमोट एरियाज में काम कर रहे जो हॉस्पिटल है, जो स्कूल है, चैरिटेबल ट्रस्ट के फाइनेंशियल सोर्सेस या फिर लाइसेंस पर रोक लगने से सबसे ज्यादा जो असर है वो गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचने वाली सहायता पर पड़ सकता है। और फिर भारत में ईसाई समूहों को उसी तरह के रेस्ट्रिक्शन पैटर्न का सामना करना पड़ेगा जैसा इसके पहले मुसलमानों को करना पड़ा। इस बार भी ऐसा लग रहा है एफसीआरए नियमों का यूज केवल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इसका यूज उन इंस्टीट्यूट को टारगेट करने के लिए किया जा रहा जो कि सोशल, एजुकेशनल एंड ह्यूमन राइट्स में इंडिपेंडेंटली काम करती है। मुस्लिम संस्थाओं की तर्ज पर अब क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशनल जो या फिर इसके अलावा चर्च से जुड़ी जो संपत्तियां हैं, मिशनरी इंस्टीट्यूट के विदेशी चंदे और उनके जो कामकाज है इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे रिमोट एरियाज में चलने वाले अस्पताल हो, अनाथालय हो और जो स्कूल है वो बंद होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। संपत्तियों की जांच, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या फिर बैंकिंग सिस्टम, इन तमाम पर सख्त शर्तों के चलते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल के लिए नियमों का पालन इंश्योर करने की आड़ में जो चुनिंदा माइनॉरिटी बैकग्राउंड या फिर सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले जो ग्रुप हैं उनको इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। इनमें आरोप क्या लगाए जाते हैं, निजी प्रार्थना सभाओं या फिर अस्पतालों में, अनाथालय में समाज सेवा के कार्यों को जबरन या फिर लालच देकर धर्मांतरण की संज्ञा देकर मामले दर्ज किए जाते हैं। अब आगे इसी कड़ी में एफसीआरए लाइसेंस का सस्पेंशन, फाइनेंशियल अकाउंट्स को सीज करना और जिस तरह से एफआईआर के जरिए इंस्टीट्यूट को बाधित करना, अब ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव का तरीका बनता जाएगा। और श्रेया, डेमोक्रेसी में तो साथ चलेंगे तभी तो देश बदलेंगे, शिक्षा से पंख फैलाएंगे, तरक्की की नई राह बनाएंगे, हर कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा होगी, उनका सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, उन्हें डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा, तभी तो सबकी प्रगति, देश की शक्ति की बात कहलाएगी। लेकिन अगर जो रिलीजियस फ्रीडम ही नहीं मिलेगी या फिर देश में हिंदू मेजॉरिटी का माहौल बनाया जाएगा, ईसाइयों के खिलाफ नफरत नॉर्मल बात हो जाएगी, ईसाई कम्युनिटी के फेस्टिवल, उनके प्रार्थनाओं को बाधित किया जाएगा, हिंदू धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर हिंसा को जायज ठहराया जाएगा, जब एक सिंपल रिलीजियस प्रैक्टिस को भी खतरा लगना लगे। और मैं ये मानता हूं ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नाकाम माना जाएगा। चर्चों में आगजनी, पादरियों पर हमले, महिलाओं बच्चों पर यौन हिंसा, ये सब होने पर ईसाई समुदाय जो भारत की आबादी का मात्र 2.3% है, वो तो पहले से डर के साए में जी रहा है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को मजबूती को इस बात से मापा जाता है कि वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी खुद को कितना सुरक्षित, कितना सम्मानित महसूस करती है। आज भारत को अपनी डाइवर्सिटी को ताकत बनाना चाहिए, ना कि विभाजन का हथियार। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि सदियों से एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज में योगदान दे रही है, उसे भी तो सिक्योरिटी के एश्योरेंस चाहिए। और अगर हम आज नहीं जागे तो धार्मिक सद्भाव की यह धरोहर हमेशा के लिए हो सकती है। ऐसे में मेरे ख्याल से ये वक्त है एकजुट होने का, हर धर्म के लिए, न्याय और शांति के लिए। इस तरीके से जैसे आपने बताया कि ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में भी दो पहलू निकल कर आ रहे हैं। जैसे तमाम नेताओं के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। केशव वेणुगोपाल ने ये कहा कि जब आरएसएस का मुद्दा उन्होंने उठाया कि जब आरएसएस अपने तरीके से चीजें करती है तब उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, पर अब बिल में ऐसा लेके आया गया है एफसीआरए के। और उसी पर फिर गिरिराज सिंह ने ये बोला कि जो विपक्षी दल है वो ये चाहते हैं कि बाहर से फंडिंग लाई जाए, भारत के अंदर उपद्रव किया जाए, देश का माहौल खराब किया जाए। इस पे क्या सोचना है आपका? देखिए, मैंने तमाम बातों का जिक्र किया। ये जो संशोधन नियंत्रण का अभूतपूर्व तंत्र पेश करता है,
ये पारंपरिक कानूनी सुरक्षा को दरकिनार भी कर रहा है। अब ईसाई धर्मांत संस्थाओं द्वारा संचालित जो ट्रस्ट है, उन्होंने एक सदी से ज्यादा समय से, चाहे वो स्वास्थ्य की बात ले लीजिए, शिक्षा की बात ले लीजिए, लगातार अच्छा काम किया है। और इस एफसीआरए कानून में संशोधन इन संस्थाओं को अस्थिर करने की धमकी देता है। भारत के विकास, भारत की शिक्षा, भारत की स्वास्थ्य सेवा के लिए पीढ़ियों से समर्पित जो संस्था है, और उसको इस तरह के दंडात्मक वैधानिक तंत्रों के अधीन करना, ये मैं मानता हूं घोर अन्याय है। भारत में चर्च और जो धर्मांध संगठन का योगदान है, वो लाखों लोगों के लिए उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ में लगातार प्रमाणित है। और इस विधेयक को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए तमाम जो विपक्ष है, वो आज एकजुट हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर लगातार बाइट्स के माध्यम से बता रहे हैं, लगातार सदन में भी इसका विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश। और अब इस पे आगे तमाम जानकारी के लिए अशोक सिंह राजपूत, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या सोचना है आपका, ये जो एफसीआरए का बिल पेश किया गया है, जिसे लेकर आज अमित शाह भी 5 बजे बोलने वाले हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अगर एफसीआरए बिल सिर्फ पारदर्शिता के लिए सरकार लेके आ रही है, तो एनजीओ की जो संपत्ति है उन पर सरकार के नियंत्रण की क्या जरूरत है? देखिए, एफसीआरए कानून निश्चित ही देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की समृद्धि के लिए बहुत शानदार कानून आने जा रहा है। और ये पहली बार कोई कानून नहीं आया है, ये 76 से आ रहा है, 2 बार संशोधित हो चुका है। अब जब 2 बार संशोधित हो चुका है और आ चुका है, पहले से आ चुका है, 76 वगैरह से आ चुका है, आपातकाल के बाद से आ चुका है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन गलत ये है कि धर्मांतरण हुए हैं, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाद में ये आपका जो ट्राइब्स है, जो आदिवासी राज्य हैं, उनके वह प्रभावित हुए हैं। और प्रभावित नहीं हुए हैं, उसका ये आशय नहीं है कि उनको उससे कोई फायदा मिल रहा है, उनको तो काफी अच्छी तरह से नुकसान हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन पहले हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किसने किया? पूर्वी सरकारों ने किया। और अगर हमारे देश में ये पुष्टि हो रही है, तरह तरह के जब किसी तरह के आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों में जो पैसा आता है, जो एनजीओ से आता है, तो उसमें उसको रोक टोक करने में गलत क्या है? और जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, एनजीओ जो साफ सुथरे, उनकी क्लियरिटी, उनकी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। और उनकी स्थितियों में तो बड़े साफ साफ आता है कि वह पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, और वो सब के सब उन स्थितियों में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब यहाँ तक ये होता है कि उनके जो ये है, मतलब विदेशों से जो कनेक्टेड है, विदेश से प्रभावित होते हैं। आपके आंदोलन ही नहीं प्रभावित होते हैं, आपके बहुत सारी जो रूटीन की गतिविधियां वो सब प्रभावित होती है। कहा जाए कि क्रिश्चियनिटी जो है बहुत बड़ा काम कर दिया है शिक्षा को, बस तो शिक्षा में तो पहले भी यहाँ पर वैदिक परंपरा बहुत सारी चीजें मौजूद थी। तो अब क्या ये माना जाए क्या देश इन मात्र अंग्रेजों के आ जाने से या कुछ और लोग क्रिश्चियन के आ जाने से ही भारत शिक्षित हो पाया है? ऐसा नहीं है। भारत के पास बहुत कुछ थी, बहुत समृद्ध था, शिक्षा बहुत शानदार थी। और जो कहा जा रहा है कि हेल्थ मिशनरी जो सब लोग, अरे साहब, हम भारत हैं, हम कई लाख करोड़ का हमारा बजट होता है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, विभिन्न आयामों का है। मात्र एनजीओ से नहीं चलता है। जो एनजीओ को आधार करके कर रहे हैं वो कहीं जरा ज्यादा गलती में है और इसे वह भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक जी, जैसा कि आपने कहा, आपने सबसे पहले धर्मांतरण का मुद्दा उठाया कि धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर धर्म की ही बात है, तो क्या ये बिल धर्म की चीजों की वजह से लेके आया जा रहा है या फिर चीजों की पारदर्शिता की वजह से लेके आया जा रहा है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारत में 2.3% जो है ईसाइयों की जो संख्या है वो हमारे देश में है। अब अगर उसमें भी उनको ये दबाने जैसा है कि आप एक सेक्टर को पूरी तरीके से दबा रहे हैं, जो सालों से ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जिन्होंने हमारे देश में उसकी जीडीपी में इतना योगदान दिया है, उसको लेकर उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन अब ये जो बिल आया है उसमें एक तरह से उनको दबाया जा रहा है। और अब अगर ये बात निकल कर आ रही है, तो फिर सरकार को ये जवाब देनी चाहिए कि पिछले वर्षों में कितने एफसीआरए के बिल्स थे, लाइसेंस थे, जिनको रद्द किया गया था, और उसमें से कितने सच में वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़े हुए थे। देखिए, मात्र 22,000 करोड़ रुपए का जो एनजीओ को पैसा मिलता है,
FCRA से जो पैसा मिलता है 22,000 करोड़ मात्र मिला है और उसमें 16,000 एनजीओ थे। अब वो रोके गए हैं तो ये मान लिया जाए कि इससे ग्रोथ हो रही है। 22,000 करोड़ से मात्र देश की ग्रोथ हो रही है। एक छोटा सा विभाग होता है उससे भी उसका बजट कभी भी ज्यादा होता है और बड़ी मैंने उसको बहुत आराम से कहा है कि ये पैसा सिर्फ आपके धार्मिक विषय नहीं है, धार्मिक विषय नहीं है, ये पैसा आपको आतंकवाद को, ये पैसा आपके जो उपद्रव है उसको रोकने के लिए, ये पैसा उन लोगों को जो देश के विरोध है उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए, ऐसे कई आयाम हैं जिनको कि हम सब जानते हैं। लेकिन देश का एक ऐसा वर्ग है जो बाकायदा चाहता है कि देश में कुछ भी होता रहे, अनर्थ कुछ भी होता रहे, हमें कहीं से कुछ भी मिलता रहे, खाना पीना हमारा चलता रहे, चाहे विदेश से आए, चाहे देश से आए, चाहे गलत से आए, चाहे सही से आए। तो ये स्थिति है और इस स्थिति के लिए बाकायदा सरकारों को क्या कहें, एनजीओ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं और हमारे को रेगुलेट करे, कनाडा रेगुलेट करे, हमारे को अमेरिका रेगुलेट करे। अब उन देशों को भी तो लगता है कि उन देशों ने खुद कहा है कि हाँ हमारे यहाँ जो FCRA है उनके ऊपर उनका चिंता है, वो खुद रोक रहे हैं अपने यहाँ, वो नहीं चाहते कि भाई हमारे यहाँ आप इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो ये तो सब चाहते हैं कि भाई किसी तरह से आपको कोई मदद, आप जो क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरीज है, वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर वह फंड करेंगे ना, वह देंगे। लेकिन फंड हमारा विदेश से आएगा वो कौन सी तरीका है? आप उनको लोकल है, वहाँ मैनेजमेंट है, वह कुछ कर रहा है ठीक है, लेकिन उनको पैसा फंड कहाँ से आ रहा है, वो क्यों फंड करेंगे? वहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने समृद्ध हुए, उन्होंने पैसा का, उन्होंने रोजी रोटी कमाया, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल दें, दान के लिए निकालते हैं, कुछ करते हैं, ये तो जग जाए है। आतंकवाद, पूरा आतंकवाद इसकी ये जो एनजीओ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।